हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नरेंद्र पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का किसान आंदोलन। ये टॉपिक राजस्थान के हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और एक सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक सामान्य छात्र की एक समग्र सोच विकसित हो सके। तो हम चर्चा शुरू करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी राजस्थान के अंदर प्रशासनिक और सामाजिक इकाइयां किस तरीके से कार्य करती थी उनके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम जैसे कि सबसे उच्च जो प्रशासनिक इकाई या राजनीतिक इकाई कौन है? राजा। तो राजा, हर रियासत का क्या होता था? एक राजा। राजा के नीचे कौन होता था? सामंत। और सामंत से नीचे कौन आते थे? किसान, जिनको क्या बोलते? किसान। राजस्थान में किसान चलता है और बाकी जगह पे कहीं पे रैयत चलता है, इस टाइप से नाम चलते हैं। तो राजा, जैसे कि राजस्थान में कई रियासतें थी, हम याद कर सकते हैं कि राजस्थान में आज़ादी के समय पे 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक इंडिपेंडेंट जो कि अजमेर मेरवाड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि है, ये लगभग 1800 से लेके 1900 के बीच का जो राजस्थान का जो सामाजिक और प्रशासनिक परिदृश्य है, उसको पहले क्या करना है? हमारे को समझना है। तो समझने का क्या है? राजा के नीचे कौन है? सामंत है। सामंत से नीचे कौन है? किसान है, जो क्या करते हैं? पैदा करते हैं और राजा को क्या करते हैं? राजस्व के रूप में देते हैं। तो क्या क्या चीजें चलती थी? यानी कि जो राजा था वो अपने क्या करता था? अपने परिवार या मित्र मंडली या अपने जो संबंधी थे उनको क्या बनाता था? सामंत बनाता था और उनको क्या देता था? जागीर देता था। उसको क्या बोलते थे? जागीर। यानी ये जो जागीर देता था, जागीर के बदले में सामंत क्या करता था? राजा के लिए हर समय क्या करता था? हर साल में एक बार सेना हाजिर करता था, उसको बोलते थे चाकरी। यह आपको याद रहना चाहिए कि चाकरी व्यवस्था क्या होती थी? सामंत एक साल के अंदर राजा के सामने अपनी सेना को लेके क्या होता था? उपस्थित होता था। और अगर असामान्य हालात हो या युद्ध का समय हो तो हर सामंत क्या करता था? राजा की सेवा के अंदर अपनी सेना को लेके जाता था। और साथ में अगर कोई भी विकट परिस्थिति हो या सामान्य परिस्थिति हो तो राजा का जो आर्थिक कार्य चलाने के लिए हर सामंत क्या करता था? रेख या छटुंद नाम का क्या करता था? टैक्स देता था। यानी रेख क्या करता था? सामंत रेख नाम का टैक्स किसको देता था? राजा को देता था। अभी हम समझते हैं कि किसानों के साथ किस टाइप के रिलेशन थे। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूं 1850 से पहले की स्थिति। तो 1850 से पहले किसान क्या करते थे? इनको लाटा, कुंता या बिगोड़ी, ये 3 टाइप के क्या होते थे? किसान क्या करते थे? किसानों की जो खेती होती थी उससे सामंत क्या करता था? यानी कि लाटे का मतलब ये है कि जब फसल निकल जाती है, अनाज निकल जाता था, उस टाइम पे क्या करता था? सामंत का एक आदमी जाता था और किसान की फसल का अंदाजा लगाता था और उसमें से बताया हुआ भाग, जैसे कि एक टाइम पे, जैसे कि हम आंदोलन की बात करेंगे तो उस टाइम पे आधा भाग, लगभग अनाज का आधा भाग कौन ले लेता था? सामंत ले लेता था। इस टाइप की कार्रवाइयां। लाटे में क्या है? अनाज निकलने के बाद कुंता, ये क्या होता था? खड़ी हुई फसल के अंदर कोई भी सामंत का आदमी आता था और ये बताता था कि आपकी फसल इतनी है, चाहे उससे कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसी के हिसाब से क्या करना पड़ता था? सामंत को हर किसान क्या करता था? अपना जिन्स के रूप में, यानी कि अनाज के रूप में क्या करता था? सेम ये लाटा भी किसके? अनाज के रूप में। यानी कि जो अनाज पैदा हुआ उसका आधा भाग कहां भेज देता था? सामंत के पास भेज देता था। बिगोड़ी, ये बिगोड़ी जो है, ये भी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान जो व्यापारिक फसल जो किसान पैदा करते थे उनसे क्या लिया जाता था? बिगोड़ी लिया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धातु मुद्रा, इसको बेच के धातु मुद्रा के रूप में क्या करते थे? किसान सामंत को पैसा देते थे। यानी कि ये क्या होता था? नकदी में होता था और ये दोनों किस में होती थी? अनाज में लेन देन होता था। इस टाइप से आपको समझना है। तो जो ये व्यवस्था चल रही है
और राजा और सामंत के क्या है, मधुर संबंध है, क्योंकि उनके रिलेटिव हैं। और अंग्रेजों का भी राजस्थान में उस समय तक 1800 ईस्वी तक क्या ज़्यादा प्रभाव नहीं था। इसकी वजह से सब क्या है, ये सब इच्छा से चल रहा था। ये सब कार्रवाइयाँ किससे चल रही थी, सब इच्छा से चल रही थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो इनकी परिस्थितियों में पूरा का पूरा क्या होता है, प्रशासनिक ढांचा क्या हो जाता है, ये पूरा चेंज होता है। किस प्रकार से होता है वो बताता हूँ मैं आपको अभी, तो आप ये समझ गए सारी बातें। छुटंद क्या होता था, रेक क्या होता था, चाकरी क्या होता था, लाटा क्या है, कुंता क्या है, बिगोड़ी क्या है, ये क्या है इंपॉर्टेंट टर्म है। और राजस्थान के एग्जाम में डायरेक्ट इंसिक्यूशन क्या होता है, बनता रहता है कि कुंता खड़ी फसल में होता है या कटी हुई फसल में होता है। तो आपको क्या एक आंसर देना है कि वो खड़ी हुई फसल में क्या करता था, कूदता था। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसके बाद में जो कुछ बदलाव आए वो किस तरीके से आए, तो हम इस तरीके से, ये सेम पैटर्न क्या होता है, शोषण के रूप में बदलता है। किस तरीके से बदलता है, ये राजा है, राजा को जो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कौन ले लेता है, जब अंग्रेज आते हैं तो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कौन लेता है, अंग्रेज ले लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक, उसके बाद में कौन, ये 1857 से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज क्या हो जाता है, खत्म। उसके बाद में कौन आ जाता है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार में भी कैसे, जो रियासत काल था, जो रियासत वाला जो इलाका था, जैसे भारत को दो भागों में बांटते हैं कि एक तो क्या है इंडिया, हम बोलते हैं ना, एक इंडिया और दूसरा क्या है भारत। यानी कि एक तो वो जिसमें अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल है, वहां पे राजा महाराजा नहीं है। अंग्रेज क्या करते हैं, पूरे प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक सब क्रियाओं में क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हैं। यानी ये राजा रहित इलाका, और ये कौन सा है, रियासत वाला इलाका, रियासत जहां पे राजा है। और राजा को क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, भारी सपोर्ट, यानी कि उनको सुरक्षा की जिम्मेवारी या बाहरी जितने भी वो जो विदेश नीति से संबंधित जो कार्य होते हैं वो कौन करते हैं, अंग्रेज करते हैं। और बाकी जो इंटरनल कार्रवाई है वो कौन करते हैं, राजा महाराजा ही करते थे। तो ये जो भारत है, अभी आप एक टर्म समझना, एक नाम आता है वायसराय, वायसराय, और एक आता है क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो ये जो गवर्नर जनरल है, एक ही आदमी था। 1857 के बाद में 1858 में कैनिंग भारत का क्या है, पहला वायसराय है। क्यों, क्योंकि उस समय के बाद में क्या हुआ था, ये जो इलाका था इसमें क्या, इस इलाके में क्या बोलने लग गए थे, गवर्नर जनरल को ही क्या बोलते थे, वायसराय बोलते थे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, इसको बाद में कभी समझाएंगे। और इस इलाके में जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में था उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल, सर्वोच्च अधिकारी होता था। चलो अभी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ये जो सिस्टम है सामंत वाला, सामंत के नीचे किसान, तो ये जो सिस्टम चल रहा था इसमें ये क्या करते हैं, इसको टैक्स भेजते हैं। और ये क्या करते हैं, किसानों से जो पैदा होती थी उससे क्या करते थे, लाटा, कुंता और बिगोड़ी, लाटा, कुंता और बिगोड़ी क्या करते थे, लेते थे। बिगोड़ी का मतलब नगद और इसका मतलब जिन्स के रूप में। तो इसके बाद में क्या हुआ, ये जो 1858 या 1850 के बाद का जो काल है उसमें क्या हो गया, राजा के ऊपर, राजा क्या हो गया, भारी जो लड़ाई का जो माहौल था, जो राजस्थान के राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो ये क्या हो गए, ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ गए। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार उसके कंट्रोल में आने से इनको भारी जो चिंताएं थी वो खत्म होगी। और ये क्या हो गए, ये विलासी और आलसी जीवन जीने लग गए। और दूसरा क्या फर्क पड़ा था, यानी कि इनका जो कल्चर था वो क्या हो गया, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर बन गया। कैसे कि ये जो लोग थे वो क्या, जैसे कि हम बोल सकते हैं 1875 में राजस्थान के अंदर अजमेर में एक स्कूल का निर्माण हुआ था। क्या नाम है, लॉर्ड मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो कॉलेज, जिसमें कौन पढ़ते थे, राजा महाराजाओं के कुंवर साहब। कुंवर साहब क्या करते थे, उसमें पढ़ाई करते थे। और वो जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की उससे उनके बीच में क्या हो गया, राजस्थान जो भारत का जो कल्चर था वो छोड़ के वो अय्यासी वाला और विलासितापूर्ण जीवन जीने लग गए थे। ऐसी परिस्थितियां बनने से और इनको लॉर्ड मेयो जैसी कॉलेजों में अध्ययन करने से इनके पास में क्या होगी, धातु मुद्रा की आवश्यकता क्या होगी, इनको
ये जो सिस्टम चला, इससे क्या होगा, इनको पैसा ज़्यादा चाहिए। धातु मुद्रा के रूप में क्या है, ज़्यादा आवश्यकता, यानी कि इनकी जो धातु मुद्रा की जो आवश्यकता थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे ये पड़ेगा कहाँ, लास्ट में आके किस पे पड़ेगा, ये किसान पे। किसान के पास में इन्होंने क्या किया, कई प्रकार की लाग बाग लगाने शुरू कर दी। लाग बाग क्या है, आप इस तरीके से समझिए इसको। लाग का मतलब है लागते, यानी कि पहले जब 1850 से 1800 का जो टाइम था उसमें जो लाग बाग थी किसान देते थे। अगर कोई राजा लड़ाई में जाता था या किसी भी राजा को जैसे कोई आर्थिक बड़ा नुकसान या किसी को कुछ पैसा देना पड़ता था, तो क्या करते थे, किसान अपनी मर्जी से उसकी लागतों को क्या करते थे, जिसकी इच्छा होती थी उस हिसाब से क्या करता था, उसको वो पूर्ति करता था। लाग का मतलब है लागतें, यानी कि एक्स्ट्रा लागतें। जैसे कि हमने लाठा, कुंता और भिगोड़ी दे दिया, उसके बाद में भी राज्य या राजा कभी संकट में होगा तो क्या करेंगे, युद्ध के हालात में क्या करते थे, लागतें देते थे, वो स्वेच्छा से होती थी। लेकिन ये जो काल है इसमें क्या हो गए, जो राजा महाराजाओं के जो कुंवर साहब थे या उनकी जो फैमिली थी, उनका जीवन क्या हो गया, विलासितापूर्ण हो गया। उनको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हुई। ज़्यादा पैसे कहाँ से आए, तो ज़्यादा पैसे लेने के लिए क्या किया इन्होंने, किसानों के ऊपर लाग का मतलब लागतें और बाग का मतलब होता है बेगार। तो मैं आपको भी, बाग का मतलब क्या है, बेगार का मतलब पता क्या होता है, बिना पैसे की मजदूरी कराना। यानी राजा के घर में या राजा या सामंत के घर में कोई भी कार्य होता था तो उसके लिए क्या होती थी, हर जाति का एक एक घर क्या होता था, हर महीने के लिए या कुछ दिन के लिए क्या होता था, डिटेलमेंट होता था। अभी हम इसको इस तरीके से समझते हैं। अभी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि बेगार के बारे में बात कर रहा हूं। लाग जैसे आप समझ चुके हैं, तो बेगार, ये बेगार क्या है, बेगार का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सामंत या राजा के घर में बिना पैसे के क्या करना, बिना पैसे के काम करना। क्या करते थे किसानों के, या तो जैसे एक बच्चा होता, 5 बच्चे होते तो उसमें एक बच्चा हमेशा राजा की सेवा में रख दिया जाता था, सामंत की सेवा में रख दिया जाता था। तो अलग अलग कास्ट का थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ, प्रकाश डालता हूँ। यानी कि पूर्ण रूप से मैं बोर्ड के ऊपर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ ऐसे यानी कि हमारे असामाजिक अपमान की भावना जैसा लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, कुछ कंट्रोल करके आपको बताता हूं। जैसे कि बेगार में क्या, चमार, जो चमार जाति थी उसका एक घर, यानी कि एक गांव के अंदर एक घर हमेशा सामंत के घर में क्या करेगा, सामंत के घर में उनके जो पशु थे उनके लिए क्या, चारा लाने के लिए डिटेल होगा। यानी कि चारा लाने के लिए एक चमार हमेशा एक सामंत के घर में क्या रहेगा, डिटेल रहेगा। वो हमेशा क्या करेगा, चारा लाएगा, और साल में 2 बार, साल में यानी कि वर्ष में 2 बार वो क्या करेगा, 2 बार कम से कम पूरे उसके जो पशुओं का जो रहने वाला इलाका उसको क्या करेगा, वो लिपापोती करेगा, यानी कि लिपाई करेगा। आज के हिसाब से हम समझते हैं लिपाई करेगा, और पहले के हिसाब से क्या बोलते हैं उसको हम, जैसे कि यानी कि चमार क्या करेगा, वो जो पशुओं का रहने का इलाका उसको साफ सफाई करने का, और उस पर गोबर यानी गोबर लेके उसको क्या करेगा, घर को लिपाई करेगा साल में 2 बार। दूसरा क्या है, बढ़ई अपना खाती से संबंधित जितना भी काम है, अगर सामंत को 4 पाई चाहिए, राजा को 4 पाई चाहिए, राजा को फर्नीचर चाहिए, सामंत को फर्नीचर चाहिए, तो वो सारे के सारे कार्य कौन करेगा, या फर्नीचर में कोई भी टूट फूट होती है उस कार्य को पूर्ति कौन करेगा, एक बढ़ई। यानी कि हर गांव के अंदर एक बढ़ई क्या करेगा, उस कार्य को पूरा करेगा। नंबर 3, जैसे कि ले लो नाई जाति का एक परिवार या एक घर एक गांव के अंदर, वो क्या करेगा, राजा या सामंत को क्या करेगा, उसकी सबसे पहले तो कटिंग के लिए डिटेल रहेगा, कटिंग करके उसको क्या करेगा, स्नान कराएगा, उसकी मालिश करेगा, उसके कपड़े धोएगा। ये काम किसको दिए गए थे, नाई को दिए गए थे। उसके बाद में जैसे कि नाई की घरवाली, जिसको नान बोलते हैं, मैं कुछ नहीं, यानी कि नान, ये जो नान थी वो क्या करती थी, नान इस तरीके का कार्य करती थी कि जो महारानी होती थी या जो सामंत की घर की जो ठुकराइन होती थी उसका क्या करेगी, वो नहलाने का बंदोबस्त करेगी, उसकी मालिश करेगी, उसके कपड़ों को धोएगी। इस टाइप का कार्य कौन करेगी, नान करेगी। यानी कि उसके बाल वगैरह को सुंदर बनाने के लिए, उसकी बालों की मालिश करने के लिए कौन होगी, नान होगी। इस तरीके से समझ सकते हो। उसके बाद में जैसे कि
कौन सी कास्ट, जैसे लोहार होगा तो वो लोहार का जितना भी सामंत का काम होगा लोहार कर देगा, कुम्हार होगा तो कुम्हार अपना पूरा कार्य करेगा। और जो भी काम बच जाते थे किसान, यानी कि जो भी कार्य ये सारी जातियां करने के बाद जो बच जाते थे उनको आर्थिक स्थिति पैदा करना, उनको पैसा दे, यानी कि लाग बाग लाटा कुंता ये सब देना किसका काम था? किसान का काम था, जो खेती करता था। और उसके बाद में क्या करता था? उसके बाद क्या करता था वो, यानी उनको 1/2 या कुछ जैसी इच्छा होती थी उसी प्रकार से क्या करता था? पैसा देता था। तो ये जो सिस्टम था ये 1850 से पहले क्या था? किसान अपनी मर्जी से, ये जितनी भी कास्ट थी ये क्या करती थी? किसान से क्या करती थी? डायरेक्ट लिंक रहती थी। और किसान का साल भर क्या करती थी? वो कार्य करती रहती थी। और किसान का जो कार्य है उसके बदले में क्या करता था? किसान साल भर में सब जातियों को खाने के लिए क्या करता था? अनाज पैदा या अनाज मुहैया कराता था। यानी कि चमार हो गया, बढ़ई हो गया, नाई हो गया, नान हो गया, इस टाइप की जितनी भी समाज के अंदर जो अलग अलग टाइप की व्यवस्थाएं थी वो क्या होगी? सब किसान क्या करता था? इनको आर्थिक स्थिति पैदा या आर्थिक जो रूप से जो खाना और कुछ पैसा उपलब्ध कराना वो किससे पैदा कराया जाता था? किसान से पैदा कराया। तो अभी जैसे कि हम समझ रहे थे हर जाति का क्या था? अपना अपना कार्य था। पहले क्या करती थी? वो स्वेच्छा से करती थी, स्वेच्छा से करती थी। और बाद में यही हालात क्या हो गई, जब अंग्रेजों का जब प्रभाव बढ़ने लग गया और राजा महाराजा या और सामंत क्या हो गया? अपने आप को सुरक्षित समझने लग गया, तो ये कार्य क्या हो गया? इच्छा बलपूर्वक करवाने लग गए। आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो जो भूमि थी वो भी क्या थी? 2 प्रकार की थी। उस टाइम पे भूमि कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। एक तो थी खालसा भूमि और एक थी जागीर भूमि। इन दोनों में भी बड़ा अंतर था। जो खालसा भूमि थी इसके अंदर भी 2 प्रकार की भूमि आती थी। एक होती थी पीवड़ और एक होती थी बारानी। सेम जागीर भूमि में 2 प्रकार की होती थी, पीवल और बारानी। तो ये जो पीवल जो भूमि होती थी वह भूमि जिसमें पानी लगता है, बारानी वह भूमि जिसमें पानी नहीं लगता है। उसके बाद में खालसा भूमि जो कि डायरेक्ट राजा के अंडर आती थी। और जागीर भूमि वह जो कि सामंत क्या करता था? उसे राजस्व इकट्ठा करता था। इस टाइप का क्या था? पूरा सिस्टम था। तो ये जो व्यवस्था है इसी में क्या हो गया? एक और प्रभाव बड़ा पड़ता है जो कि एक क्या होता है? आंदोलन का कारण भी बड़ा माना जाता है। जैसे कि अंग्रेजों के आने के बाद में जो उद्योग धंधे थे, उद्योग जैसे कि कुटीर उद्योग थे, वो क्या हो गए? पूर्णतः ध्वस्त हो गए। कैसे? ये जैसे कि इंडिया है, ये जैसे कि इंग्लैंड है, ये क्या करते थे? तैयार माल, यानी कि ये भारत है, भारत क्या करता था? तैयार माल को आयात करता था और कच्चे माल को क्या करता था? इधर की तरफ भेजता था। कच्चे माल को कहाँ भेजेगा? इंग्लैंड में, यूके। सेम यहाँ से तैयार माल क्या होता था? भारत में आता था। और यहाँ के जो कुटीर उद्योग जो पहले काम करते थे, जैसे कि गांव के अंदर जो बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, या उससे संबंधित जो वर्ग थे सब, या कपड़ा बनाई का जो काम था, वो बुनाई का कार्य, वो सब कौन करने लग गए? अंग्रेजों से मेड इन इंग्लैंड आने लग गया। जिससे क्या हो गया? हमारे कुटीर धंधों के जो लोग थे वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। वो भी कहाँ शिफ्ट हो गए? कृषि पे उनका, वो भी कौन सा कार्य करने लगे? कृषि कार्य करने लग गए। अभी हम ये जो पृष्ठभूमि आपने समझी है, इससे आपको पता चल रहा था कि शोषण किस तरीके से, यानी अंग्रेज आने के बाद में जो भारत के राजा या जो सामंत है वो क्या हो गया? डायरेक्ट किसान के ऊपर क्या हो गया? आर्थिक रूप से निर्भर हो गए। आर्थिक रूप से क्या हो गए? निर्भर हो गए। और उनके ऊपर क्या हो गए? लाग और बाग, जो लाग और बाग वो कई प्रकार की क्या करने लग गए? बढ़ाने लग गए। और यही क्या है? एक मुख्य कारण भी है। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य कारण भी क्या है? लाग बाग का स्वतंत्रता आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? लाग बाग का बढ़ जाना। यानी ये दोनों चीजें क्या होगी? इंक्रीज हो गई। अभी हम बात करते हैं राजस्थान के पहले किसान आंदोलन। आपने पृष्ठभूमि समझा किस तरीके की कार्रवाइयां चल रही थी। तो अभी हम देखेंगे
कि राजस्थान का जो पहला किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला क्या है, एक संगठित आंदोलन है, यानी राजस्थान का पहला एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है, जिसमें जनता ने क्या किया, किसानों ने क्या किया, पूर्ण रूप से ऑर्गेनाइज होकर क्या किया, लड़ाई लड़ी। और इसका जो बिजोलिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी थी कि यहाँ के जो राजा थे वो क्या कर सकते थे, उसको यानी कि नहीं रोक सकते थे। जनता का जो मूवमेंट है, जैसे कि राजस्थान की स्थिति अगर हम देखते हैं तो ये हो गया, तो ये वाला जो इलाका है वो क्या है, ये बिजोलिया वाला, जिसको बोलते हैं ऊपरमाल। ये जो इलाका है ये क्या होता था, मेवाड़। ये क्या है, पूरा मेवाड़ का इलाका है, ये भी किस में आता था, मेवाड़ में। यानी बिजोलिया क्या है, एक ठिकाना है, किसका है, ठिकाना था मेवाड़ का, जिसको हम ऊपरमाल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भूमि है क्या है, उठी हुई है। यहाँ से किसान क्या है, अगर कोई भी राजा दबाव डालता था तो किसान क्या होते थे, यहाँ ग्वालियर की तरफ और यहाँ कोटा और बूंदी की तरफ क्या कर सकते थे, विस्थापित हो सकते थे। यानी कि ये जगह छोड़ के और दूसरी जगह से भी अपना आर्थिक कार्य या आर्थिक पेट क्या हो सकते थे, वो चला सकते थे। आप समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये जो ठिकाना था, यहाँ पे परमार जाति के क्या थे, सामंत थे। सामंत कौन थे, परमार जाति के थे। और यहाँ की जो मुख्य थे एक जाति थी जिसको बोलते हैं धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के किसान थे। किसान लगभग किसके थे, मैक्सिमम धाकड़ जाति से। ये जो किसान थे वो पंचायत व्यवस्था में क्या करते थे, पूर्ण विश्वास रखते थे। पंचायत व्यवस्था यानी पंचायत को क्या मानते थे, सर्वोच्च मानते थे। इसीलिए क्या है, ये मान सकते हो कि इनका जो शुरू से ही क्या रहा है, हमेशा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम रहा था। तो अभी हम ये समझेंगे कि ये आंदोलन किस तरीके से शुरू होता है। तो सबसे पहले अगर हम सोचें तो एक गोविंद दास जो कि सामंत थे, कहाँ के, बिजोलिया के। वो उनकी मृत्यु कब होती है, 1894 में। उसके बाद जो स्थितियां जो मैंने आपको बताई थी, लाग बाग, लाटा कुंता, तलवार बंधाई, चौरी कर, इस टाइप की जो बुराइयां था, किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी क्या करती थी, ये जो सामंत थे वो क्या करते थे, किसानों को टॉर्चर करते थे और किसानों से क्या करते थे, एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश करते थे। तो इससे आप ये समझ सकते हो, जब से इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में कौन आया, करशन सिंह। यानी आपको क्या करना है, करशन सिंह ठीक करना है। कई किताबों में ये क्या मिलता है, किशन सिंह भी मिलता है। लेकिन जो राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसमें क्या है, इसका नाम करशन पाल या करशन सिंह है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, करशन सिंह ही ध्यान में रखना है। इनका जो काल था, ये कौन है, सामंत। और राजा कौन है इस टाइम पे, मेवाड़ के जो राजा है, मेवाड़ यानी कि ये जो ठिकाना है किस में आता है, मेवाड़ में आता है। मेवाड़ का राजा है फतेह सिंह। उस काल में कब, 1890 से। राजा कौन है, फतेह सिंह है। और सामंत कौन है, करशन सिंह। उसी समय पे क्या होता है, बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। देखो किस प्रकार से पड़ती है। एक धाकड़ जाति का किसान गंगाराम, धाकड़ जाति का किसान गंगाराम का क्या होता है, मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज। उसके अंदर क्या करते हैं, पहले क्या होता था, सभी लोग यानी आसपास के एक जाति से संबंधित या दूसरी जातियों से संबंधित सब लोग क्या होते थे, उसमें इकट्ठे होते थे। तो उसके गंगाराम के मृत्यु भोज में हजारों किसान क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। और इन्होंने क्या की, ये जो करशन सिंह साहब, जो सामंत साहब थे, वो क्या कर रहे थे, किसानों के साथ जो लाग बाग बढ़ा रहे थे, उसके खिलाफ क्या किया, इन्होंने चर्चा की। चर्चा करके दो आदमी डिटेल किए, कौन कौन, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, एग्जाम से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल पहली बार
किसान क्या करते हैं, इनको डिटेल करते हैं कि आप राजा के पास जाओ और अपनी जो समस्याएं उनसे क्या कराओ, राजा साहब को अवगत कराओ। तो राजा को अवगत कराने के लिए पहुंचते हैं, 6 महीने तक राजा का इंतजार करते हैं। 6 महीने राजा का इंतजार करने के बाद भी राजा उनसे नहीं मिलते हैं, और इनका शिकायत पत्र क्या होता है, राजा का जो सचिव होता है वो क्या करता है, ले लेता है। और यानी कि वो किसान वापस आते हैं रियासत के अंदर, यानी कि बिजोलिया में आते हैं। तो बिजोलिया का जो ठाकुर करशन सिंह है वो उनके क्या करता है, काफ़ी अत्याचार करता है उनके घरों के साथ। और सभी जो किसान थे उस मीटिंग के अंदर उनको क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और उनके साथ में क्या किया जाता है, शोषणकारी जो शक्तियाँ वो क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है, और सहयोग की जगह क्या किया जाता है, उनका नुकसान किया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो स्थिति है इसमें क्या होता है, यानी कि जो जनता थी वो क्या होती है, आर्थिक रूप से और शोषित होती है, और आंदोलन की क्या करती है, अग्रसर होती है। और यही एक पॉइंट है जिससे बिजोलिया का किसान आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। इसी के साथ में क्या होता है, करशन जी की क्या हो जाती है, करशन सिंह की मौत हो जाती है। इसके कोई भी बच्चा नहीं होता है, यानी कि ये क्या होता है, निसंतान होता है। आप इस तरीके समझो, ये निसंतान है। तो इसी के परिवार का या इसी का नजदीकी संबंधी पृथ्वी सिंह क्या करता है, सामंत बनता है। जो पृथ्वी सिंह सामंत बनता है उसी समय पे क्या होता है, यानी करशन सिंह जो एक याद और रखना है, इसके अंदर एक चीज छूट गया है कि करशन सिंह क्या करता है, चौरी कर लगाता है। चौरी कर, ये चौरी कर क्या होता है, इसको आप इस तरीके से समझें कि चौरी कर का मतलब है किसान कोई भी अपनी बेटी की शादी करेगा तो क्या करेगा, निश्चित 5 रुपए, और कई किताबों में देखने को मिलता है 13 रुपए। 13 रुपए निश्चित क्या करेगा, किसान अपनी बेटी की शादी में सामंत के पास में क्या करेगा, जमा करेंगे। इस प्रकार का जो कर है वो किसने लगाया था, करशन सिंह ने लगाया था। यानी आप इस तरीके से समझे, किसानों ने क्या किया, सब ने एकता करके, जैसे कि जो साधु सीताराम दास जो उस समय का क्या था, मुख्य नेता था, ये सब एक पंचायत करके क्या निर्णय लेते, 2 साल तक किसान क्या करते, अपनी किसी भी बेटी का क्या करते, विवाह नहीं करते। ऐसी हालात क्या करती है उस टाइम पे बनती है। और किसान क्या बोलते हैं, अभी आगे देखेंगे किसान किस तरीके, ये जो कर देने के लिए मना करते हैं, 2 साल में क्या होता है, राजा क्या करता है, ये करशन सिंह क्या करता है, थोड़ी सी रियायत देता है उनको, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अभी आता है पृथ्वी सिंह का रोल। पृथ्वी सिंह, ये जो पृथ्वी सिंह है वो करशन सिंह निसंतान था, इसलिए उसके परिवार का क्या बन जाता है, एक सामंत बन जाता है। ये क्या करता है, जैसे ही सामंत बनता है तो जो भी नया सामंत बनता था वो राजा के पास क्या करता था, राजा के पास तलवार बंदाई नाम का क्या करता था, एक कर जमा कराता था। जो तलवार बंदाई है या फिर उसको बोलते थे हुक्मनामा, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये क्या एग्जाम की दृष्टि से क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो कर है वो कौन उपलब्ध कराता था, पृथ्वी सिंह को उपलब्ध कराना था, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह को। तो पृथ्वी सिंह की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो इसने क्या किया, इसका शेयर कहाँ कर दिया, किसानों की तरफ कर दिया, और किसानों को बोला भाई यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, एक टैक्स जमा कराना पड़ेगा जिससे मैं अपनी तलवार बंधाई राजा को दे सकूं। तो ये जो जनता है, जो किसान है, वो क्या होते हैं, और उग्र हो जाते हैं, और जो बिजोलिया की जो जमीन है, जो कृषि की भूमि है, उसको क्या छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए पड़त छोड़ देते हैं। पड़त छोड़ने का मतलब है खाली छोड़ देते हैं, और बिजोलिया ठिकाने की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, बहुत ही खराब हो जाती है। जो भूमि यानी कि खाली छोड़ दी तो टैक्स कहाँ से आएगा, राजस्व कहाँ से आएगा, लाख बाग कहाँ से आएंगे, कहीं से भी नहीं। तो तलवार बंधाई की वजह से आप मान सकते हो कि इनको एक ये क्या होता है, पृथ्वी सिंह के चले जाने के बाद में कौन आता है, इनका बेटा आता है केसर सिंह। केसर सिंह क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, 18 साल से कम उम्र का होता है, अलग वयस्क होता है। इसलिए क्या करती है, इसकी माँ क्या करती है, इसको ये क्या इस रियासत को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और इसकी माँ क्या करती है, किसानों की मांग को मान लेती है। किसानों की जो मांग है उसको क्या कर ली जाती है, मांग को मान लिया जाता है।
आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो किसानों की मांग इसकी मां मान लेते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, मांग को नहीं मानते हैं। यानी कि कर्मचारी क्या करते हैं, कर्मचारी इस तरीके से करते हैं कि ये तो बोलती है कि इनका किसानों का राजस्व है, लाग बाग ये कम कर दो, और क्या है, यानी कि उनका लाग बाग वगैरह कम करने की बात करते हैं। लेकिन क्या है, ये जो लोग हैं, कर्मचारी जो कार्य करते हैं, वो इसको नहीं मानते हैं इस प्रकार से। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं केसर सिंह की माँ क्या करती है, कुछ किसानों को रियायत देती है, बट ये जो कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, किसानों तक इस रियायत को नहीं पहुंचने देते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसी समय पे शुरू हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के काल में ही क्या है, विजय सिंह पथिक जो इस आंदोलन के सबसे मुख्य कर्ता है, जो इस आंदोलन के हीरो आप बोल सकते हैं, वो कौन है, विजय सिंह पथिक, उनकी एंट्री होती है। अभी हम थोड़ा सा जानेंगे विजय सिंह पथिक की पृष्ठभूमि। अभी एंट्री किसकी होती है, विजय सिंह पथिक। इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूपी बुलंदशहर के रहने वाले थे, और ये भारत का जो क्रांतिकारी दल था उसके सक्रिय सदस्य थे। यानी क्रांतिकारी दल जिसमें उस टाइम का 1915 के आसपास जो क्रांतिकारी दल था उसके मुख्य लीडर कौन थे, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल। इस टाइप के नेताओं से क्या थे, भूप सिंह के क्या थे, संबंध थे। और यानी कि भारत के मुख्य क्रांतिकारियों में से इनका क्या था, डायरेक्ट लिंक था विजय सिंह का। और ये अपना नाम बदलकर भूप सिंह इन क्रांतिकारियों से संबंध होने के कारण, और क्रांति विफल होती है, यानी क्रांति क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। उसके बाद में वो कहाँ की तरफ मुंह करते हैं, नाम बदलकर राजस्थान की तरफ मुंह करते हैं। किसके आग्रह पे, साधु सीताराम के आग्रह पे बिजोलिया में पधारते हैं, और बिजोलिया के किसानों की 2 साल तक पहले क्या करते हैं, पूरे बिजोलिया के ठिकाने पे घूम के किसानों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले वो क्या करते हैं, किसानों को ऑर्गेनाइज करते हैं। 2 साल तक वो किसानों की दुर्दशा को क्या करते हैं, नज़दीकी से देखते हैं। इतना करने के बाद विजय सिंह पथिक पहली बार राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में एंट्री के तौर पे क्या करते हैं, विद्या प्रचारणी सभा। ये विद्या प्रचारणी सभा का क्या करते हैं, गठन करते हैं। और ये विद्या प्रचारणी सभा 3 प्रकार की कार्रवाइयाँ करती है। एक तो ये क्या है, लाइब्रेरी, यानी कि एक हो गया इसका पाठशाला, दूसरा हो गया उसका पुस्तकालय, और तीसरा हो गया इसका एक अखाड़ा। यानी कि विद्या प्रचारणी सभा का गठन कौन करते हैं, विजय सिंह पथिक करते हैं। और ये जो विद्या प्रचारणी सभा है, इसमें एक पाठशाला जो क्या करती थी, गरीब, मजदूर और जो दलित, जो पिछड़े वर्ग थे, जो शोषित थे राजा महाराजाओं और सामंतों के, उनको क्या करते हैं, शिक्षा देना, उनके लिए क्या करना, नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के समाचार उपलब्ध कराना। और उसके बाद में एक अखाड़ा, जो कि ये सारे के सारे क्या थे, राजनीतिक क्रांति के क्या बन चुके थे, केंद्र बन चुके थे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो एंडिंग की तरफ था, तो अंग्रेजों ने क्या मांगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार का हर्जाना। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो खर्चा लगा था, आप इस तरीके से समझो इसको, अंग्रेजों ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की फिनिशिंग पे अपने राजा महाराजाओं से क्या मांगा, युद्ध का हर्जाना मांगा। तो देगा कौन, किसान। तो जो सामंत लोग हैं वो किसानों के ऊपर फोर्स करने लग गए युद्ध के हर्जाने के लिए। तो विजय सिंह पथिक ने एक पंचायत बुलाकर, जिसमें
उस समय तक उनके साथ में कौन कौन शामिल हो चुके? साधु सीताराम दास और वर्मा जी, यानी माणिक्यलाल वर्मा और पथिक, और आप ले सकते हो फतेहकरण, और एक थे ब्रह्मदेव। ये क्या थे? बड़े नाम थे। यानी आप ये सोच सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एंडिंग का टाइम था, उस टाइम पे जो हरजाना मांगा गया था, उस टाइम पे साधु सीताराम दास, वर्मा जी, पथिक जो आपको मैं बता चुका हूं, उसके बाद में फतेहकरण साहब और ब्रह्मदेव, ये क्या बन चुके थे? मुख्य नेता बन चुके थे। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य जो नेतृत्व था वो किन के हाथ में था? इनके हाथ में था। तो जो ये हरजाना देने के लिए क्या करते हैं? किसान एक पंचायत बुलाते हैं और उसमें क्या करते हैं? ये निश्चित करते हैं कि हरजाना नहीं दिया जाएगा, अंग्रेजों को हरजाना नहीं दिया जाएगा। तो अंग्रेज क्या करते? बाई फोर्स इनको क्या करते थे? सबको, पथिक को छोड़ के सबको क्या कर देते हैं? जेल में डाल देते हैं। तो इसी समय पे क्या होता है? अंग्रेजों का यानी कि ये जो भारतीय जो नेतृत्व था बिजोलिया किसान आंदोलन का, उसको छुटाने के लिए क्या करते हैं? पथिक कहाँ पे संपर्क करते हैं? यानी कि भारत लेवल के जो न्यूज़पेपर थे, जैसे कि प्रताप न्यूज़पेपर, वो किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का जो न्यूज़पेपर था, उसमें जो कहाँ से निकलता था? कानपुर से निकलता था। इस न्यूज़पेपर में क्या होगा? एक अलग से कॉलम निश्चित कर दिया था, दिल्ली का एक कॉलम, वो सिर्फ किसके बारे में आता था? बिजोलिया किसान आंदोलन की न्यूज़ के बारे में ही आता था। और इसी न्यूज़ को पढ़कर गांधी जी क्या हुआ? काफ़ी प्रभावित हुए और विजय सिंह पथिक को क्या किया? वहाँ पे बुलाया, और विजय सिंह पथिक को बुला के अपने जो सचिव था, गांधी जी का जो सचिव था उस समय पे, महादेव देसाई को क्या करता है? बिजोलिया भेजता है। और गांधी जी क्या करते हैं? महाराणा को क्या करते हैं? पर्सनली क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं। महाराणा फतेह सिंह को क्या करते हैं? पर्सनली एक पत्र भी लिखते हैं। ये सब दबाव बनाने के बाद में क्या करता है? ये जो नेता जो कैद हो चुके थे, जो गिरफ्तार हो चुके थे, इनको छुटाने के लिए एक आयोग आता है जिसको बोलते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या होता है? गठन होता है। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जो पैसा देने के लिए मना किया, इसके लिए जो अपने लीडर जो कैद हो रखे हैं, इनको छुटाने के लिए और किसानों की जो लाग बाग को कम करने के लिए क्या है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है, प्रकाश में आता है। लेकिन ये क्या करते हैं? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की सिफारिश के आधार पे ये नेता तो छूट जाते हैं, लेकिन जो किसानों की जो लाग बाग है वो कम नहीं होती है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। अभी क्या होता है? इसी समय पे क्या होता है? भारत के अंदर दूसरा आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी कि एक तरह से ये माने कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था वो क्या हो जाता है? किसानों की जो लाग बाग, लाटा कुंता व्यवस्था थी, या जो किसानों की दुर्दशा थी, उसको ठीक करने में असफल होता है। उसी के बाद में क्या होता है? ये असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। उसी समय पे जो बिजोलिया किसान आंदोलन भी क्या होता है? अपनी गति को तीव्र रूप से पकड़ लेता है। यानी गति क्या हो जाती है? उनकी तेज हो जाती है। और 1920 में एक स्टेटमेंट है, उसको आपको याद रखना चाहिए। 1920 में जो मेवाड़ का एजेंट था, मेवाड़ में जो अंग्रेज एजेंट था, उसका नाम क्या था? विल्किंसन क्या बोलता है? इस जो मेवाड़ का जो बिजोलिया के अंदर आंदोलन चल रहा है, उसको क्या बोलता है? बोल्शेविक क्रांति बोलता है। बोल्शेविक क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति वो है जो रूस में लेनिन ने की थी। यानी कि रूस के अंदर, रसिया में लेनिन के द्वारा जो की गई क्रांति थे, उसको क्या बोलते हैं हम? बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। तो यानी 1920 के अंदर विल्किंसन जो था, अंग्रेज एजेंट था जो मेवाड़ के अंदर, वो क्या बोलता है? ये जो आंदोलन है इसको क्या बोलता है? बोल्शेविक की संज्ञा देता है। अभी हम आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, इसी समय पे क्या होता है?
जो कांग्रेस का 1920 में क्या होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस 1920 में कहाँ पे, नागपुर में क्या होता है, नागपुर में अधिवेशन होता है और वहाँ पे विजय सिंह पथिक और वर्मा जी को भी क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। और आप इस तरीके से समझें कि वहाँ पे जब वर्मा जी और पथिक जी जाते हैं तो वर्धा, नागपुर के नज़दीक ही वर्धा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। वहाँ पे क्या की जाती है, राजस्थान सेवा संघ की क्या की जाती है, राजस्थान सेवा संघ की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और जिसको 1921 में कहाँ पे, 1921 में अजमेर में शिफ्ट किया जाता है। ये फैक्ट हैं जो कि आपको क्या करने हैं, याद करने पड़ेंगे। यानी कि कांग्रेस अधिवेशन 1920 में विजय सिंह पथिक और वर्मा जी कहाँ पे जाते हैं, नागपुर अधिवेशन में जाते हैं। और यहीं पे विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं, जिसको शिफ्ट 1921 में कहाँ पे कर दिया जाता है, गुजरात में किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार क्या किया जाता है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ये जो टाइम था असहयोग आंदोलन का, उसी समय पे हमारे आंदोलन जो बिजोली आंदोलन है उसकी गति तेज होती है और ये क्या है, नज़दीकी इलाकों में फैल जाता है। जैसे कि बेंगू और पारसोली, पारसोली एक इलाका है, वहाँ पे बेंगू कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक ठिकाना था बेंगू, वहाँ पे। और पारसोली में भी क्या होते हैं, तिरवे जो किसान क्या होते हैं आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और एक जगह है चांदखेड़ी, ये आपसे एक फैक्ट के तौर पे पूछा जा सकता है कि ये जो चांदखेड़ी प्लेस है कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो आपको क्या टिक करना है, बिजोलिया किसान आंदोलन से ही संबंधित है। यहाँ पे किसानों के साथ एक बड़ा अत्याचार और किसानों के क्या किया जाता था, किसानों के साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार कहाँ पे किया गया था, चांदखेड़ी में किया गया था। मैं कुछ ज़्यादा शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये क्लास ऑनलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। ओके, अभी हम इस बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 1922 में अंग्रेज क्या चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था गांधी जी का, उसी में क्या हो, बिजोलिया किसान आंदोलन ना मिल जाए और ये क्या हो, पूरे राजस्थान के अंदर इस आंदोलन की हवा ना फैल जाए। इसलिए क्या किया, 1922 में, 1921 के लास्ट में, 1922 के फर्स्ट में अंग्रेजों ने क्या प्लान किया, इस आंदोलन को डाउन करने के लिए। यानी कि पहले क्या करते थे, अंग्रेज कभी भी भारत के इंटरनल मामले या रियासत के इंटरनल मामलों में कभी भी भाग नहीं लेते थे। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि इंटरनल मामलों में पहले क्या करते थे, एजीजी लेवल का अधिकारी कभी भी नहीं आता था। तो जो एजीजी कौन था, एजीजी का मतलब होता है एडिशनल गवर्नर जनरल। उस टाइम पे कौन था, जो ब्रिटेन का एडिशनल गवर्नर जनरल कौन था, ये राजस्थान के अंदर था रॉबर्ट हॉलैंड। अगर पूरा नाम पूछा जाता है तो रॉबर्ट हॉलैंड, और कई बार आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा हॉलैंड। हॉलैंड क्या करता है, इसके अंदर दखल देता है और महाराणा को क्या करता है, समझाता, और साथ में किसानों की एक पंचायत बुलाता है। किसानों की पंचायत, यानी किसानों की पंचायत में क्या करता है, एक समझौता करता है, किसानों के साथ एक समझौता करता है और बोलता है कि किसान, ये असहयोग आंदोलन के बाद किसानों की सारी समस्याओं का क्या कर दिया जाएगा, हल कर दिया जाएगा। और किसानों को क्या होता है, एक तरह से इस टाइप का समझौता कर दिया जाता है कि लाग बाग आपकी क्या हो जाएंगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। इस रॉबर्ट हॉलैंड का जो आयोग आता है, या जो सुझाव के लिए जो आयोग आता है, उसमें एक सदस्य होता है विल्किंसन, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। जो क्या बोलता था, 1920 में बोल रहा था कि ये बाल्शेविक क्रांति का भाग है। वही व्यक्ति क्या होता है, इस आयोग के अंदर भी सदस्य होता है। लेकिन ये जो लाग बाग खत्म करने वाली कार्रवाई कब तक चलती है, सिर्फ 1922 तक। क्यों, 1922 में अंग्रेजों को क्या होता है, काम निकल जाता है, असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। और उसके बाद में शुरू होता है बिजोलिया किसान आंदोलन का एक सबसे बुरा टाइम, 1923 से लेके 1926 तक। यानी कि 1926 तक नेतृत्वहीन, लीडरशिप के बिना क्या चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। और ये सबसे बुरा समय हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, 1926 में कुछ नेता क्या होते हैं, जेल से रिहा होते हैं, और एक क्या होती है, बड़ी पंचायत होती है। आप ऐसे सोचो इसको,
यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या था, दो प्रकार का था। एक तो क्या था, जैसे पहले मैंने आपको बताया था खालसा भूमि, खालसा और जागीर। तो खालसा में तो पहले से ही बंदोबस्त था, यानी जो लाग बाग तो नहीं ली जाती थी, और साथ में क्या है, जो लाटा कुंता और बिगोड़ी जो ली जाती थी वो फिक्स थी। लेकिन जागीर में फिक्स नहीं थी। जागीर में फिक्स करने के लिए एक आयोग आया था, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग, जो ट्रेंच आयोग आया था उसने क्या किया, एक चालाकी के साथ काम किया था। यानी कि किसानों की जो वो नवज पकड़ने के लिए मान सकते हो कि उसने क्या किया, जो पीवल भूमि थी, पीवल भूमि, और दूसरी कौन सी भूमि है अपनी, बारानी भूमि। यानी कि पीवल भूमि का जो राजस्व वो ज़्यादा लिया जाता था पहले, और बारानी भूमि का राजस्व क्या है, कम लिया जाता था। ये जो ट्रेंच आयोग है उन्होंने एक चाल खेली। चाल क्या खेली कि पीवल भूमि का तो राजस्व कर दिया कम, और बारानी भूमि का राजस्व क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसी मैटर के ऊपर विजय सिंह पथिक, वर्मा और राम नारायण चौधरी, यानी ये तीनों एक क्या करते हैं, पंचायत में भाग लेते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि यानी पीवल भूमि पे राजस्व क्या है, कम है, और बैरानी भूमि पे राजस्व ज़्यादा है। तो इसलिए क्या करते हैं, बैरानी भूमि को क्या कर दो, अंग्रेजों को वापस समर्पित कर दो। यानी ये डिसीजन लिया जाता है कि ये भूमि किसको कर दो, अंग्रेजों को नहीं, क्या बोलते हैं, सामंत को या राजा को क्या कर दो, वापस कर दो। इस टाइप का क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। और ये डिसीजन क्या करता है, विजय सिंह पथिक के लिए बहुत ही उलट पड़ता है। इसको समझेंगे किस प्रकार से पड़ता है। यानी कि विजय सिंह पथिक का ये जो समय है, ये जो पंचायत है, उसके बाद में ये जो बैरानी भूमि से संबंधित जो डिसीजन है, उसके बाद में विजय सिंह का जो प्रभाव है वो क्या होता है, राजस्थान के बिजोलिया आंदोलन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी हम एक पॉइंट को यहाँ पे और समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1922 में बेंगू और क्या होता था, बेंगू, एक बार मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ आपको। 1922 में बेंगू और बिजोलिया में क्या हो जाती है, बिजोलिया में एक रामनारायण चौधरी का स्टेटमेंट आता है। रामनारायण, जो आपको ध्यान रहना चाहिए, नाम रामनारायण चौधरी, जो कहाँ से संबंधित है, सिक्कर से संबंधित है। तो इनका एक स्टेटमेंट आता है कि मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने का हर किसान और हर महिला क्या नजर आ रही है, देशभक्त नजर आ रही है, और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं। और ये क्या है, 1922 में जो है ना उनको बुलावा दिया था, उससे संबंधित ये स्टेटमेंट है। अभी हम वापस आ रहे हैं कहाँ पे, पंचायत पे। जो पंचायत थी उसमें क्या ये डिसीजन ले लिया, और किसानों ने क्या कर दिया, अपने बारानी भूमि को क्या कर दिया, सामंत को वापस क्या कर दिया, दे दिया। और सामंत को वापस देने के बाद में सामंतों ने क्या किया, उस भूमि को दूसरे किसानों को दे दिया। दुर्भाग्य की बात समझो कि एक किसान जो अपनी भूमि को छोड़ रहा है और दूसरा किसान उसी भूमि को क्या कर रहा है, उसी की गर्दन पे। यानी आप ये समझ सकते हो कृषि के ऊपर क्या था, लोड काफ़ी था, कृषि के ऊपर लोड था। इसीलिए तो ये जो किसानों ने जो बैरानी भूमि छोड़ी थी, दूसरे किसानों ने उस भूमि पे क्या कर लिया, खेती करना स्वीकार कर लिया। इससे आप सोच सकते हो कि ये जो आंदोलन क्या होता है, एक तरह से कमज़ोर होता है, कि उनका क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। किसका, सामंतों को, राजाओं का मनोबल बढ़ेगा कि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ये जो भावना है वो किससे पैदा होती है, इस टाइप की कार्रवाइयों से पैदा होती है। अभी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को लेके, जो बैरानी भूमि छोड़ने के स्टेटमेंट पे रामनारायण चौधरी और हमारे जो विजय सिंह पथिक है, इन दोनों के बीच में मनमुटाव होता है। और उसके बाद में क्या होता है, विजय सिंह पथिक धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ से इस आंदोलन से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो उसके बाद में इस आंदोलन की जो बागडोर है वो किसके हाथ में आती है, वर्मा जी के हाथ में आती है। वर्मा जी के बाद में ये किसके हाथ में जाती है, ये हमारे जो क्या बोलते हैं, सेठ जी जिसको बोलते हैं, जमनालाल बजाज, बिल्कुल सेठ जी जमनालाल बजाज जी के हाथ में जाती है। जमनालाल बजाज जी इसको किसको सौंप देते हैं, हरि भाऊ उपाध्याय को, हरि भाऊ
उपाध्याय को क्या करते हैं, इसकी बागडोर सौंप देते हैं और हरिभाऊ उपाध्याय ही लास्ट में इस आंदोलन को क्या पहुंचाते हैं, अपनी नई ऊंचाई पे या सफलता की तरफ लेके जाते हैं। अभी इस तरीके से समझते हैं इसको। जो बारानी भूमि किसानों ने छोड़ी थी, तो 1931 को, यानी आप ऐसे 21 अप्रैल, एक डेट है फिक्स, ये आपसे पूछी जा सकती है कभी भी, 21 अप्रैल 1931 को क्या है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन 400 किसान किसके साथ मिलके, वर्मा जी के साथ मिलके, यानी वर्मा जी इस आंदोलन की बागडोर जमुनालाल सेठ जी को सौंपने से पहले एक बारानी भूमि को छुटाने का, जो बारानी भूमि किसानों ने छोड़ दी थी उसको छुटाने के लिए एक प्रयास करते 400 किसान 21 अप्रैल 1931 को अक्षय तृतीया के दिन क्या करते हैं, बारानी भूमि के ऊपर हल चलाना शुरू कर देते हैं और सामंत के आदमी, सामंत के व्यक्ति आकर इनकी क्या करते हैं, बहुत ही दुर्दशा करते हैं, इनकी पिटाई करते हैं। लेकिन किसान क्या करते हैं, अहिंसा का क्या करते हैं, अहिंसा का प्रबल क्या करते हैं, वो अपनाते हैं। और कोई भी किसान क्या करता है, वापस सामंत की सेना के आदमियों को और सामंत के व्यक्तियों की पिटाई नहीं करते हैं। और किसान क्या करते हैं, अपनी मार खा के जल्लित होकर क्या करते हैं, अपना अपमान सहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और इसमें से 200 आदमियों को क्या कर लेते हैं, जो सामंत क्या करता है, गिरफ्तार करार देता है और जेल में डाल देता है। ये एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसके बाद में वर्मा जी कुछ प्रयास करते हैं। उस टाइम पे जो सचिव थे, मेवाड़ के जो राजा थे उसके सचिव थे, उनका नाम था सुखदेव, सर सुखदेव। ये भी क्या है, काफ़ी बेकार आदमी होते हैं और ये कभी भी किसानों के हित में कार्य नहीं करते हैं, या किसानों की पक्ष या किसानों की बात कभी भी नहीं सुनते हैं। तो अभी हम टॉपिक को एंड की तरफ ले जाते हुए कि अभी होता क्या है, ये जो बारानी भूमि है किस तरीके से मिलती है। इसको आप इस तरीके से समझें, जो एक आंदोलन और आ जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ जो प्रजामंडल आंदोलन है वो क्या होता है 1938 में। पहले 1933 में एक वर्मा जी क्या करते हैं, उसको शुरू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन 1938 में दोबारा से अप्रैल, यानी कि अप्रैल या फिक्स डेट तो अभी क्लियर नहीं है, अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है, यानी वर्मा जी की लीडिंग में, वर्मा जी के नेतृत्व में। तो अभी अंग्रेजों को और सामंतों को यह लगने लगता है कि ये जो प्रजामंडल आंदोलन है पूरे राज्य स्तर पे चलने, यानी मेवाड़ प्रजामंडल से पूरे राज्यों में फैल गया, तो ये किसान आंदोलन भी ना राज्य लेवल पे या प्रजामंडल आंदोलन के साथ ना मिल जाए, यानी किसान प्लस प्रजामंडल ये दोनों शक्तियां ना मिल जाए। इसलिए क्या किया, अंग्रेज जो राजा, जो सामंत, जो ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, बड़े चालाकी के साथ किसानों के साथ क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया और किसानों से एक शपथ लिखवाई गई, एक शपथ लिखवाई गई कि आप ये शपथ लेते हो कि आप इस प्रजामंडल आंदोलन के भागीदार नहीं बनोगे, इसके पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो हम क्या करेंगे, आपकी भूमि को क्या कर देंगे, वापस दे देंगे। और इस समय पे जो किसान आंदोलन है उसकी लीडिंग कौन कर रहा है, आपको याद रखना है, हरिभाऊ उपाध्याय। ये गांधी जी के क्या थे, उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय ये गांधी जी के बड़े पीर, ये क्या थे, फैन थे, यानी कि उनके काफ़ी समर्थकों में, गांधी जी के बड़े समर्थकों में से इनका नाम है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये जो शपथ किसान क्या करते हैं, सभी किसान क्या ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं कि हम मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में भागीदार नहीं बनेंगे, आप हमारी ज़मीन क्या कर दो, वापस लौटा दो। और ये जो लीडरशिप थी, जो पथिक जी, वर्मा जी, इनसे क्या करेंगे, और उपाध्याय जो चलो किसानों के साथ ही हैं, इनके साथ संपर्क भी क्या करेंगे, हम नहीं रखेंगे। इस टाइप की शपथ लेने के बाद क्या करते हैं, 1941 में मेवाड़ राज्य का सचिव टी राघवाचारी, ये दोनों प्रकार से लिखा जाता है। टी राघवाचारी की अध्यक्षता के अंदर
जो बिजौलिया किसान आंदोलन का जो सफलता है उसको क्या करते हैं, जो बड़ी मांग है या किसानों की जो लाग बाग और बारानी भूमि वापसी क्या हो जाती है, किसानों की हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि ये जो पूरी जो आज की जो क्लास है, अभी जो बाकी के जो आंदोलन है, इसके बाद के जो आंदोलन है, जैसे कि बेंगू किसान आंदोलन, जैसे कि नीमराणा निमूचना हत्याकांड, या फिर जैसे कि हम देखेंगे आगे क्या बोलते हैं शिखर किसान आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन, ये सब किसान आंदोलन इसके बाद हम अगले टॉपिकों में देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि किसानों ने आंदोलन क्यों किया, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, और ये बिजौलिया में क्यों शुरू हुआ, और बिजौलिया में किसानों ने किस प्रकार से एक अहिंसात्मक, यानी कि बिजौलिया के किसानों ने एक लंबी लड़ाई, इस आंदोलन की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि ये सबसे ज़्यादा क्या रहा, अहिंसात्मक आंदोलन रहा, यानी कभी भी किसानों की तरफ से हिंसा नहीं की गई। नंबर 2, ये क्या था, बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज था। क्यों? क्योंकि वो जो जाति थी किसानों की, जो पंचायत व्यवस्था थी, पंचायत व्यवस्था में जो भरोसा था, उसकी वजह से ये क्या रहा, हमेशा संगठित रहा ये आंदोलन। और उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता आप मान सकते हैं, ये बहुत ही लंबा आंदोलन जो कि सफल रहा। कई बार क्या होता है, आंदोलन के बीच में कुछ हिंसात्मक प्रवृत्ति की वजह से क्या होते हैं, जो ब्रिटिश या राजा को क्या मिलता था, मौका मिल जाता था, और उससे क्या करते थे, वो आंदोलन को क्या करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। यानी कि अंग्रेजों को या ब्रिटिश अधिकारियों को या फिर राजा को, सामंतों को क्या मिलता था, मौका मिलते ही वो क्या करते थे, आंदोलन को दबा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं दबा पाए और आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में।